आप लोग जो आज यहाँ इस सभा में मौजूद आप लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेन, PS4 व PSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी PSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर PSP के मूवमेंट से जुड़ चुका हूँ और उनके पथ चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल NLO के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी के को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही NLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद NLO के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में विधानसभा से संबंधित कुछ मुद्दे रखने से पहले अभी परसों आदरणीय बहन जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनकी बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूँगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूँ। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन लें। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों,
कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे, और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे अपना अब हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी, और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपाओं के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हकों का आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपसे विनती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ना ये कांग्रेस ना ये भाजपा आपकी हितैषी तो सिर्फ एक यहाँ पार्टी बसपा और NLO। तो आने वाले विधानसभा में आप हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इन सबको खदेड़ बहार कर यहाँ पर अपने हितों को सुरक्षित करने का काम करें। साथियों, पिछले 10 सालों से यहाँ हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार आसीन है, और पिछले 10 सालों में इन्होंने कई विरोधी काम, जनता विरोधी, किसान विरोधी, दलित, SC/ST विरोधी काम करे हैं। परंतु अब विधानसभा आम चुनाव सर पर है, तो ये आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु इस बारी आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करने हैं। मैं साथियों आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप इनसे शिक्षा पे, रोजगार पे और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करें। मैं यहाँ मौजूद मेरी सभी माँ बाप, मेरे सभी बड़े माँ बाप और युवा साथियों से पूछना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में आपके बच्चों के लिए, मेरे युवा साथियों, आपके रोजगार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए इस सरकार ने क्या काम किया? साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में यहाँ 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। एक तरफ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार आपके प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है ताकि आपके बच्चे शिक्षा ना हासिल कर सकें। साथियों, एक तरफ सरकार के पास हरियाणा में 2200 सीनियर स्कूल हैं, उनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं। साथियों, अब आप ही बताइए कि जिन बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कभी पढ़ लिख पाएंगे? बताइए, आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे? जब बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोगों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। ये साथियों आपके बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। समय आ गया है इनको खदेड़ बहार कर यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने। साथियों, इनकी सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की परीक्षा नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए। साथियों,
हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर कुछ नहीं करती तो दूसरी विपक्ष में बैठकर उसको इन मुद्दों पर घेरती नहीं। साथियों, अब यही बात, अब आप ही बताइए कि क्या इनको कोई भी इन दोनों में से किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का हक है कि नहीं? मुझे नहीं लगता साथियों, इन्होंने आपके भविष्य के साथ कोई अच्छा काम किया। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो बीजेपी विरोधी नीतियों पर चल रही है, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर बीएसपी ने यूपी में सावित्रीबाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा लाकर इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर में डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने हॉस्टल्स में गरीबों वंचितों के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। साथियों, लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको बताते बताते मेरा गला और दिन का शाम हो जाएगा, परंतु ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसी तरह आज से 5 साल बाद जब हम दोबारा आप सबके बीच में चुनाव की जनसभा करने आएंगे, तब भी मेरा गला सूख जाएगा ये लिस्ट बताते हुए कि किस तरह अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ पर आपके हरियाणा प्रदेश में हजारों स्कूल, हजारों कॉलेजेस खोल दिए और आपके भविष्य को सुरक्षित किया। साथियों, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ हरियाणा में आपके बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया? साथियों, ये इस कदर आप लोगों के बच्चों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, बीजेपी के पिछले 10 साल के शासनकाल में 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद यहाँ पर 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो एक तरफ हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार ढूंढता फिरता दर बदर घूम रहा है, और इनके पास 2 लाख पद खाली पड़े हैं, परंतु आज तक इनमें से किसी की भी इतनी इच्छा नहीं हुई कि उठ के वो 40% युवा को रोजगार देकर ये 2 लाख सरकारी नौकरी तो दे सके। साथियों, आप जानते हैं क्यों ये आपको सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते? आपके युवाओं को सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? साथियों, ये आपको अगर सरकारी नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा, परंतु ये क्या कर रहे हैं? कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं, जिसके तहत ये जितनी भी परमानेंट पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी देकर आपको आरक्षण से दूर रखने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोग को गरीब और कमजोर बना रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस इन भाजपा के लोगों को सत्ता में रहकर, ऑपोजिशन में रहकर घेरने का काम नहीं कर रहे, इनको सड़क पर उतारकर इन ऐसे मुद्दों पे घेरने का काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में साथियों, उन्हीं 5 साल के शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था, और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न साथियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, जिसके दिल में इच्छा हो अपने समाज को खड़ा करने के लिए, जिसके मन में मेहनत करने की इच्छा हो कि उनका वर्ग आगे बढ़े, वो मौके या वो बहाने नहीं ढूंढता, वो समय पे जब मौका मिले तब अपने समाज के लिए काम करने का काम करता है, तभी इतने सारे लोगों को नौकरी मिल पाती है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि
उन्होंने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। साथियों, बहन जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए रातों रात गन्ना के दाम दुगने कर दिए थे। एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वादा करती है कि हम किसानों के लिए एमएसपी लाएंगे। 10 साल से सत्ता में रही दोनों पार्टियां और आज तक यहाँ का किसान गरीब और बेलाचार घूम रहा है। आज तक ये किसान 700 से ज्यादा किसानों को अपनी बलिदान देनी पड़ी ताकि वो अपने ये काले काले कानूनों को दूर रख सके। साथियों, ये है असली सरकार, ये है भाजपा और कांग्रेसियों के असली चेहरे। साथियों, एक वो सरकार थी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो सीने पे चढ़ के मोहल्ले मोहल्ले में घूम के आपके परेशानियों को सुनकर आपकी परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे थे। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं दोबारा से आपका नेता मोहल्लों में घूम घूम कर आपकी तकलीफों को दूर करे? हाथ उठा के बता दीजिए, आप चाहते हैं ये? तो समय आ गया है हाथी और आईने के सामने वाला बटन दबाकर हमारे आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। एक तरफ साथियों, ये भाजपा के लोग बोलते थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, गैस का सिलेंडर लेके सड़कों पे दर बदर घूमते थे, छाती पीटते थे कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गैस का सिलेंडर 500 पार हो चुका है। अब 10 साल बाद ना इनके मुंह से महंगाई के शब्द निकलते हैं, ना इनसे रोजगार के लिए शब्द निकलते हैं। अब चुनाव सर पर है तो क्या कहते हैं, लोन माफ कर रहे फिर रहे हैं। साथियों, आज ये चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। मैं यहां बैठी मेरी जनता से पूछता हूं, अगर आप बताइए, समझदार इतनी सी समझ है इन सरकार में, भाजपा और कांग्रेसियों में अगर इतनी सी भी समझ है, तो ये भाषण में कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। ये कभी नहीं बोलते कि 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है और उन्हें हमें मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। साथियों, अगर भाजपा की सरकार 2014 में जो वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगी, अगर वो नौकरी दे देती तो आज हमारे मेहनती भाइयों का टैक्स का पैसा इन फ्री में राशन देने की स्कीमों पे नहीं लगता, बल्कि यहाँ रोजगार देने में लगता और हमारा किसान, हमारा युवा वर्ग महीने का 2000 रुपए का 1000 रुपए का राशन डोलता नहीं घूमता, बल्कि महीने का कम से कम 20,000 रुपया कमाता और साल का 2.5 लाख रुपया कमाता और अपने माँ बापों का गर्व से सर ऊंचा करता और बताता कि मैं भी एक मेहनती लड़का हूं, मैं भी पढ़ा लिखा बच्चा हूं। साथियों, परंतु ये वो सरकार नहीं जिन्होंने आपके हितों के लिए काम किया और अब समय आ गया है कि इस सरकार को बदलने का। साथियों, अब आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आप सबको गुलाम बनाना चाहती है और दूसरी तरफ बसपा और एनएलओ के गठबंधन की सरकार आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को काबिल बनाना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका कोई वोट लूट ना पाए, आपका कोई वोट पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई साथी, कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से यही खास अपील करता हूं कि आपको यहाँ जिन जिन क्षेत्र में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चुनाव चिन्ह आईना के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर उन्हें भारी मतों से जिताएं और श्री आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें।
और अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार दोबारा आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, हमारे प्रेस बंधुओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी पदाधिकारी नेतागणों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और आपने हमारी सबकी बात सुनी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप श्री अभय सिंह चौटाला जी के लिए जोरदार नारे लगाएं और उनका स्वागत करें। आपने आकाश आनंद जियों के विचार सुने। अब मैं अनुरोध करता हूँ, कई भाई हमारे साथी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। रविंदर मुलिक जी है हमारे सरपंच रामगढ़ से, वो आए रविंदर भाई से बोलो तो भाई संस्कृत को ज्वाइन करें। रविंदर मेरे रामगढ़ से एक सरपंच है हमारे, इनके साथ जगदीप कुंडू जी प्रधान सब्जी मंडी घोड़ा से। भाई जोरदार तालियां बजा करके आपसे स्वागत करें। और वीरेंद्र बनवाड़ा जी पसंदी से, रविंद्र पुलिया जी भैया मंडी में काम करते हैं, सब्जी मंडी काटती है ये। राहुल फसा जी विकास प्रधान समस्त तरह की समाज से, रामचंद्र नटवाल हमारा साथी भाई बरवाना से, और सोनू सराय से भी अनुरोध है भाई वो भी आ जाएं। धर्मेंद्र नटवाल जी बरवाना से, और सिंधु सैनी, राकेश चटेरा जी, दिनेश मलिकावड़ी जी, आजो के साथ भी आयो। और मैं गढ़वाल से दक्षेर सेवाज जी हैं हमारे साथी, वो भी अपने साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। बहुत बढ़िया करा भाई, कभी सत्यानाश सारी पार्टी सही पार्टी में आ गया, ताली बजा दो। आलो भाई राजेश काला, अमर, प्रेम चौहान जी, अमित जी, हिमांशु जी, मोहित जी, बुलाओ भाई कोई ना आ रहे, सन्नी जी, अंशुल जी, शक्ति जी और मनु जी। ये भाई गढ़वाल से है, कांग्रेस छोड़ के एनएलओ और बीएसपी का जो समझौता है उसमें शामिल हुए हैं। इन भाइयों का बार बार धन्यवाद है। अब मैं अब मैं जिस घड़ी का इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बुलाने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि गठबंधन के नारे लगाएं, जयकार लगाएं। बसपा गठबंधन जिंदाबाद, 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 बसपा गठबंधन जिंदाबाद, 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 भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभय सिंह चौटाला जी से अपील करता हूं, भाई ख्याल रखें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदर और सम्मान के योग क्या बात है उस पर जाएगा। आज के हमारे मुख्य मेहमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के वारिस भाई आकाश आनंद जी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रेल मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी,
प्रदेश के बसपा के अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला सोनीपत के अध्यक्ष कृष्ण मलिक जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के सोनीपत के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस सोनीपत लोकसभा की संयुक्त बैठक में आए हुए दोनों पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी साथी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज के हालात में चर्चा करी। प्रदेश और देश में 10 वर्ष में किस किस्म की परिस्थितियां रही, हम इन 10 वर्षों में किन हालात से गुजरे, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आने से पहले जो वायदे हमारे साथ किए थे, उन वायदों को पूरा करने के बजाय आम आदमी कैसे परेशान हो, इसके लिए इस किस्म के निर्णय लिए जिससे लोगों के सामने परेशानी खड़ी हुई। उसी का नतीजा था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 400 पार का, और 400 पार का नारा देकर के लोगों से कहीं इस बात के ऊपर मोहर लगवाना चाहते थे कि हमने 10 वर्षों में अच्छे फैसले लिए, हमने देश को 10 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया। और मोदी जी ने कहा कि हम 400 पार करके देश को 2047 के अंदर और आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक पहल शुरू करी थी इस देश के अंदर। आप सभी कार्यकर्ताओं को याद होगा, चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था। हम हर साल चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से 2 वर्ष पहले फतेहाबाद की धरती पे मनाया जा रहा था, और फतेहाबाद के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए थे, उन सबको हमने निमंत्रण दिया, सबको बुलाया था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक प्रस्ताव रख दिया था, एक ऐसा तीसरा मोर्चा बनाया जाए, क्योंकि लोग कांग्रेस के 10 साल से दुखी थे, परेशान थे, इसलिए भाजपा की सरकार बना दी और अब भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रस्ताव रखा था कि हमें तीसरा मोर्चा बना लेना चाहिए, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस एक ऐसा संगठन बनाओ ताकि देश के लोग खुल करके उनके पक्ष में वोट डालें और सरकार बनाने का काम करें। लेकिन उस वक्त जो नेता मंच पे मौजूद थे, उनमें से नीतीश कुमार जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आग्रह किया और कहा कि उस मोर्चे में कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं, भाजपा के खिलाफ एक को लड़ाना चाहते हैं, ताकि सत्ता का परिवर्तन हो, भाजपा से देश को छुटकारा मिले। चौटाला साहब ने कहा मुझे परहेज नहीं,
लेकिन मुझे कांग्रेस पे भरोसा भी नहीं, कांग्रेस के लोग बेईमान हैं। समय आने पे आपके साथ दगा करेंगे। जो जिस बात की मनसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मन से दोहराई, कांग्रेस पार्टी ने वही किया। सबसे पहले नीतीश कुमार को उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने का काम किया। आज इस गठबंधन के लिए पहल जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी, उसकी पार्टी को शामिल नहीं किया। कांग्रेस की नीयत खराब थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पार हो जाए। इसलिए कांग्रेस वालों ने जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लोग चाहते थे भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए, लेकिन कांग्रेस ही नहीं चाहते थे भाजपा सत्ता से जाए। साथियों, जहां लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बता दिया, और खास करके हरियाणा के अंदर अगर हम उस गठबंधन के साथी होते तो 10 की 10 सीट गठबंधन जीत करके आता, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाता। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट था, बेईमान था। वो नहीं चाहता था कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए। उदाहरण आपके सामने है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को लाकर के चुनाव में खड़ा कर दिया था जिनकी हरियाणा में कहीं कोई पहचान नहीं थी। ये तो लोगों ने फैसला कर रखा था, वरना हुड्डा तो नहीं चाहता था उसके बेटे के सिवाय कोई और दूसरा जीत करके आ जाए। अब लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि भाजपा और कांग्रेस जो मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रही है, हमने इनको सत्ता से बाहर करना है। साथियों, लोकसभा के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जहां कहीं भी मिलते थे, आपस में चर्चा करते थे कि अगर भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है तो फिर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरे सामने भी अनेक कार्यकर्ताओं ने इस तरह की चर्चा करी और मैंने इसके लिए हरियाणा के जो प्रभारी हैं बसपा के, उनसे चर्चा चलाई। मैंने कहा बहन मायावती से जब मुझे समय लेकर के दो, मुझे मिलना है, बात करनी है। उसके साथ साथ रामपाल माजरा जी की भी जिम्मेवारी लगाई, उमेश भान की लगाई कि आप बातचीत करो। और रणधीर जी ने मुझे समय लेकर के दिया बहन जी से, और मैंने बहन जी के सामने हरियाणा प्रदेश की परिस्थितियां जिस किस्म की थी, उनके सामने सारी बातें रखी। बहन जी सदैव ये चाहती थी कि हमारा आपस में गठबंधन हो, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया सारी उम्र। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई तक लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया, नेतृत्व संघर्ष करने का काम किया। और बहन जी ने संघर्ष करके न केवल यूपी के गरीब आदमी को उसके वोट का अधिकार दिलाने का काम किया था, बल्कि देश के आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हर व्यक्ति को वोट की आजादी दी थी और वो हर व्यक्ति को अधिकार दे दिया। लेकिन सही मायने में अगर गरीब आदमी को वोट डालने का अधिकार किसी ने दिलाया तो उस शख्स का नाम बहन मायावती जी है। उन्होंने लंबे समय तक तब काशीराम जी के नेतृत्व में आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश में DS4 के नाम की पार्टी बना करके साइकिल पे चढ़ करके बोरी के कपड़े पहन करके लोगों के बीच में जाकर के अलग सिखाने का काम किया था और लोगों को इकट्ठा किया, मजबूती दी, उनको अपनी ताकत और पहचान कैसे बने उसके लिए लोगों से जाकर के बात करी।
इसी तरह हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी ने कैसे हरियाणा प्रदेश अलग बने, पहले उसके लिए संघर्ष किया। अलग प्रदेश बनने के बाद जब लुटेरों का राज बना, उन्हें कैसे सत्ता से पार किया जाए, उसके लिए फिर लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए हुए रास्ते पर चल के लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो, किसान की अनदेखी ना हो, चाहे कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ इस प्रदेश में था। पिछले 10 वर्षों में लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता उस आंदोलन का हिस्सा बनकर के भारतीय जनता पार्टी के गलत निर्णयों को वापस लेने पर मजबूर करता रहा। हमने हमेशा जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था उनके साथ खड़े हुए उनकी लड़ाई लड़ी, और एक समय ऐसा भी आया कि कैसे इनके खिलाफ अलग चढ़ाई जाए। इसके लिए मैंने पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा के नाम से 4200 किलोमीटर में हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र नापने का काम भी किया था। हमारे सामने बहुत सारी अड़चनें आई, दिक्कत आई, हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन साथियों, संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के सामने अड़चनें खड़ी की जा सकती है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन उनकी मंशा को और उनका जो निर्णय है उसके अंदर कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। आज उसका समय आ गया है। अगर आप चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रदेश से बाहर रहे, बीजेपी सत्ता से बाहर हो और कांग्रेस सत्ता में वापसी ना करे, याद करो कांग्रेस के 10 साल का कुशासन किस तरह के हालात 10 साल में रहे थे, किस तरह से गरीब लोगों पे, मजदूरों पे, छोटे लोगों पे, छोटी जाति के लोगों को दबाया और कुचला जाता था, कैसे शहर छोड़ करके, गांव छोड़ करके बाहर जाने में मजबूर किया जाता था, किस तरह के अत्याचार होते थे, कैसे किसान की जमीन 72,000 एकड़ जिसको दफा 6 और 4 पे नोटिस दे करके गरीब आदमी, किसान आदमी को बेचने पे मजबूर कर दिया था, तो जमीन लूट करके बिल्डरों को सौंप दी गई थी, और बिल्डरों को सौंप करके कहीं ना कहीं किसान को कमजोर करने का काम किया था। अब समय आ गया उस कांग्रेस को भी सबक सिखाने का, और समय आ गया इस भारतीय जनता पार्टी को जिसने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, जिसने भ्रष्टाचार बढ़ाया, जिसने नशा बढ़ाया, और जिसने उसके साथ साथ अपराध की दुनिया खड़ी करने का काम हमारे प्रदेश में किया, ऐसे लोगों को सबक मिले। इसके लिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो भी उम्मीदवार आपके बीच में बनकर के आए, आप उसके पक्ष में अपना वोट डाल करके प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम करना। बड़ी हैरानी की बात है, अभी हिसाब किताब की बात चल रही थी, आजकल अखबारों में रोजाना खबरें छपती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका लड़का, कांग्रेस के खुद पहिए नेता भी कहते हैं कि हमने हिसाब मांगा है 10 साल का भाजपा से। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर हैं, इन्होंने तो भाई कांग्रेस के साथ हाथ मिला रखा है। दोनों लोग पिछले 20 वर्ष से प्रदेश को लूट रहे हैं। 10 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर किस तरह से हरियाणा के लोगों को लूटने का काम किया था, आप आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की सरकार बनाओ, हिसाब तो हुड्डा का 10 वर्ष का मैं करने का काम करूंगा। हम हिसाब मांगेंगे नहीं, हम तो हिसाब करेंगे, और ऐसा हिसाब करेंगे कि 3 पीढ़ियां याद रखेगी कि लुटेरों के साथ क्या होता है। जहां 10 वर्ष का हिसाब हुड्डा से मांगेंगे, वही साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में हमें सड़कों पे खड़े होकर के लड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरह से दोनों हाथों से प्रदेश को इन लोगों ने लूटा, हिसाब इनका भी करेंगे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे।
जिन जिन लोगों ने शामिल होकर के प्रदेश के लोगों के साथ इनका हिसाब तो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हमारे 32 नौजवान बेकसूर मारे थे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, वहां से शुरू करने का काम करूंगा। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने एक वो थे ना संत रामपाल, उस रामपाल के डेरे पे चढ़ाई करके 6 अनुयायियों को मारने का काम किया था, उसका हिसाब भी लेंगे। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने पंचकूला के अंदर 13 प्रमुख के प्रेमियों को बुला करके 40 से ज्यादा को मौत के घाट उतारा था, उसका हिसाब भी करना है। 750 किसानों को चादर देने पर मजबूर किया था, उसका हिसाब भी लेना है कि नहीं लेना है। अगर चाहते हो इनसे हिसाब हो तो फिर साथियों, जब भी विधानसभा का चुनाव हो, दोनों पार्टियों की तरफ से जो संयुक्त उम्मीदवार आपके बीच में आए, उसके पक्ष में वोट लगा देना, उसके पक्ष में वोट डाल देना, उसको जिता करके भेज देना। बाकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं अपने आप के साथ करूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, आजकल रोज नए नए वायदे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री रोज रोज नई घोषणाएं कर रहा है, पिछले मुख्यमंत्री के फैसले पलट रहा है, फैसले पलटे जाते हैं। अगर कांग्रेस का राज जाए, बीजेपी का राज आए, कांग्रेस के गलत किए हुए कामों का फैसला पलटना चाहिए। अगर लोकदल का राज बनता है, भाजपा के गलत फैसले किए हुए उनको पलटा जा सकता है। ये पहली दफा देख रहा हूं देश में कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहले वाला जो फैसले ले रहा था, अब उसी पार्टी का दूसरा जो मुख्यमंत्री बनकर के है, उसके फैसले पलटने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो इस बात पे मोहर लगा रहा है कि 9.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में इस प्रदेश में रही, उसने गलत निर्णय लेकर के, गलत फैसले लेकर के लोगों को जहां परेशान किया, वहीं प्रदेश को लूटने का भी काम किया। वो तो सभी भी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने इस देश को 10 वर्षों में लूट के, प्रदेश को लूट के खाने का काम किया है। साथियों, नए नए वायदे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वायदा कहता है, उसका बेटा भी कहता है 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, किसने रोका था? एक नया पैसा नहीं बढ़ाया था। तब याद नहीं आए थे बुजुर्ग। अब कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए, इसके लिए 6,000 का लालच देने का काम करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, नरवलगढ़ वही जाएगा जिसको जाने की मान है। ये पेंशन वही बढ़ाएगा जिसने पेंशन बढ़ाई थी। ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए जिस दिन आप सत्ता में ले आओगे, उसी दिन पहली कलम के साथ बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपया करने का काम करेंगे। जहां 7500 रुपया पेंशन करेंगे, वही अब तो केंद्र की, प्रदेश की सरकारों का निर्णय है कि आयु सीमा 60 की बजाय रिटायर्ड कर्मचारी की जब 58 वर्ष कर दी, तो फिर हम अपने बुजुर्गों को भी पेंशन 60 के बजाय 58 वर्ष के हो जाएंगे, तभी से देना शुरू कर देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हर नागरिक की जरूरत है। हमें 4 चीज सबसे पहले चाहिए। आज हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आनंद साहब ने किस तरह बड़े विस्तार के साथ आपके सामने बताया कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, मिडिल स्कूल बंद कर दिए, हाई स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। कैसे प्राइवेट लोगों के हाथ में शिक्षा दी जा रही है ताकि प्राइवेट लोग शिक्षा को लूटने का काम करें।
हमारा फैसला है, अगर आपने सरकार बनाई तो प्रदेश के हर नागरिक को, हर उस बच्चे को जो स्कूल जाने लायक हो जाएगा और अपनी कॉलेज की पूरी पढ़ाई नहीं कर लेगा, तब तक उसकी शिक्षा मुफ्त में देने का काम करेगा। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े। हरियाणा का बच्चा अगर दिल्ली में जाकर के दाखिला लेगा, हम दिल्ली में भी उसकी फीस भरने का काम करेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए विदेश भी अगर पढ़ने जाएगा तो भी उसकी शिक्षा का इंतजाम करके देने का काम करेंगे। जब मुफ्त शिक्षा देंगे, वहीं साथियों आजकल सारे एक शोर मचाते हैं। कोई कहता है 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, कोई कहता है 300 दूंगा। मैं तुम्हारे सामने उदाहरण हूं। मेरे अपने घर का बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए आता था। मैं बड़ा परेशान था कि बिजली का बिल अगर तेरा इतना है तो गरीब आदमी तो बिजली का बिल भर ही नहीं सकता, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही होगी। मैंने पूछा कि इससे कैसे छूट मिले, कैसे मुक्ति मिले। मुझे किसी ने आकर के बताया कि आजकल सौर ऊर्जा का जमाना है, आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाओ, जिससे आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी। 80% पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता है, 20% पैसा भरना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके 20% पैसा भरकर सोलर पैनल लगा दिए। जब मैंने पैनल लगा लिए तो आपको सुन करके हैरानी होगी, अगले महीने मेरे बिजली का बिल जो है 0 आया। 80% सरकार की तरफ से दिया जाता है। आप सरकार बनाओ, 80% केंद्र की सरकार का और 20% बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से दे करके हर घर पे सोलर का पैनल लगा देंगे और हर घर में मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। जहां बिजली मुफ्त देंगे, वहीं चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री थे, पीने का स्वच्छ पानी मुफ्त में मिला करता था, आजकल पैसे लगते हैं। पीने का पानी भी मुफ्त देंगे और उसके साथ साथ कोई 25 लाख की बात करता है, कोई 15 लाख की बात करता है, कोई 5 लाख की बात करता है। अलग अलग योजनाओं के तहत कहते हैं कि कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए हम सरकार की तरफ से पैसा देंगे। एक नया पैसा भी हरियाणा का नागरिक का हरियाणा में इलाज करने पे नहीं लगेगा, सारा मुफ्त में देंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे। वहीं उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई। महंगाई की हालत ऐसी है, गैस का सिलेंडर बीजेपी वाले लेके घूमते थे, कहते थे महंगाई बढ़ गई। कभी पेट्रोल के रेट के ऊपर आंदोलन करते थे। कांग्रेसी कहते हैं 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर देंगे, कीमत 250 रुपए है। आप सरकार बनाओ, हर घर में महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गृहिणी की रसोई बढ़िया चले, 1100 रुपया अलग से देंगे ताकि माताओं और बहनों को रसोई का पैसा न मांगना पड़े। बेरोजगारी बढ़ गई। आज हालात इस किस्म के हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे बेरोजगारी बढ़ने की वजह से मजबूर होकर के अपनी जमीन बेच करके विदेशों को पलायन कर रहे जा रहे हैं। हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, उनके लिए अच्छे फैसले लेकर के, अच्छी स्कीमें बना करके जहां बच्चों को रोजगार देंगे, वहीं कानून के तहत हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी है बेटा है, उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ कर्मचारी जो हैं, जो रिटायर्ड हो गए, लगातार इस बात को लेकर के सड़कों पे है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए।
हुड्डा भी उनको कहता है कि मैं तुम्हारी पेंशन बहाल कर दूंगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दूंगा। उससे पूछने वाला हो कि निर्णय किसका था, फैसला किसका था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किसने करी थी, ये कानून किसने बनाया था? कांग्रेस के राज के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई थी। अगर इसको कोई दोबारा बहाल कर सकता है, आप लोगों के वोट की ताकत की वजह से जब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, हम पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, कह रहा था 30 गज का प्लाट शहर में रहने वालों को दूंगा, 50 गज का प्लाट जो बड़ा गांव है उसमें रहने वाले को दूंगा, 100 गज का प्लाट जो न्यूनतम गांव है, छोटे गांव है, वहां दूंगा। इनसे पूछने वाला हो, बाप प्लाट देने की करते हो, भेदभाव करते हो। हमने अपने राज में 100 गज के प्लाट दिए थे, अब फिर राज बना दो। राज बनाने के बाद हर भूमि इनको, हर गरीब आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता होगा, जहां 100 गज का प्लाट देंगे, वहीं उसके साथ साथ पक्का मकान बना करके चौधरी देवलाल आवास योजना के तहत देने का काम करें। साथियों, इस मनोहर लाल खट्टर ने इतने पोर्टल बना दिए थे कि लोग घर में भी जब आपस में बैठ करके बात करते थे तो कहीं ना कहीं मोबाइल पर मैसेज आता था कि फलाने पोर्टल के द्वारा ये चीज लिखी जाए। हर काम में हमें सारा दिन मोबाइल पे रहना पड़ता था। राज बनाओ, ये पोर्टल खत्म कर देंगे, पुराना राशन कार्ड बना देंगे, उसी से सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ अस्थायी नौकरियां दी जा रही है कौशल रोजगार योजना के तहत। ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने मुझे अभी अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है। इनके साथ बेईमानी करी है सरकार ने, इनसे फार्म किसी चीज के भराए गए, आवेदन किसी बात का लिया गया, जब आवेदन कराया गया तो हजार रुपए ले लिए। अब नौकरी देने की बजाय कहते हैं काम सारा दिन करो, 6000 रुपया देंगे। इनसे पूछने वाला, वो खेत पे मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी आज 15,000 रुपये महीने का कमाता है। ये पढ़े लिखे बच्चे सारा दिन कागज काले करेंगे, नौकरी 6000 मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 महीने शेष बचे हैं, पार्टी के लिए काम करो। जैसे ही राज बनेगा, जिस चीज के फार्म भरे हैं नतीजा उसी का निकलेगा, उसी की नौकरी देने का काम करेंगे। ये अस्थायी प्रथा खत्म कर देंगे। 2 लाख नौकरियां जो आज कम है, उन 2 लाख को भरेंगे और उसके साथ साथ जिसको भी रोजगार और नौकरी देंगे पक्की देंगे, कच्चा कर्मचारी नहीं रखेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और उसके साथ साथ सफाई के कर्मचारी जो हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, तो सारा दिन काम करते हैं, तनख्वाह के रूप में पैसा देने की बजाय उन्हें आंदोलन करने पे मजबूर किया जाता है। पहले वायदे करते हैं कि हम आपको पक्का कर देंगे, उनसे काम लेते हैं, पक्का करने की बजाय उन्हें परेशान करते हैं। मेरा संदेश दे देना, जाकर के बता देना, हमारा फैसला है, हमारी सरकार बनने के बाद आंगनवाड़ी का वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का कर्मचारी, तीनों को पक्का करके पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। सफाई कर्मचारी बनाएंगे। वही उसके साथ साथ आज हमें छोटे छोटे कामों के लिए अगर राजधानी में कोई काम पड़े, चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते हैं। हम चंडीगढ़ से अपना दावा नहीं खत्म करेंगे। चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा है, वो हिस्सा हम अपने पास रखेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को दूर दराज धक्के ना खाने पड़े,
इसलिए हरियाणा की सेंट्रल जगह में हरियाणा की राजधानी बनाने का काम करेंगे। वहीं अपना हाई कोर्ट बनाएंगे। ये सारी चीजें तब संभव है जब बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अगले 2 महीने लगातार गांव-गांव में जाए, एक एक व्यक्ति से मिले, उसे विश्वास दिलाए। जो 9 बातें मैंने आपके सामने रखी है, खुल करके कहे कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो जो 9 घोषणाएं, 9 जो वायदे आज हमने आपके साथ किए उनको पूरा करेंगे। जब आपसे पूछे कि आपने वायदे तो कर दिए, पूरे कैसे करोगे, तो फिर खुल के कहना कि चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 100 रुपया पेंशन बढ़ाऊंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 5100 पेंशन दूंगा। बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहता था झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जाता। और चौधरी देवीलाल ने कहा था राज बना दो, पहली कलम से पूरा कर दूंगा। चौधरी देवीलाल ने तीनों वायदों को पूरा किया था कि नहीं किया था? तीनों वायदे पूरे किए थे। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, काशीराम जी के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और जो वायदे मैं आपके साथ करके जा रहा हूं, आप सत्ता का परिवर्तन कर दो, सत्ता ले आओ, पहली कलम से कैबिनेट की पहली बैठक में जो 9 वायदे आपके साथ किए हैं, 9 के 9 पूरे करने का काम करेंगे। आप काफी लंबे समय से बैठे हो, आनंद जी को भी जल्दी जाना है। मन बहुत था कि आपके साथ और बातें करूं, लेकिन अब आपसे उम्मीद करूंगा